हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। यूनिट 4 आज हम करेंगे अपनी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन के मैक्सिमम चांस हैं कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, इससे जस्ट जो पहले वाली यूनिट थी, थर्ड यूनिट, उसमें हमने प्रीमेबल के बारे में पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में क्या क्या है। उसकी अगर आपको एक झलक देखनी हो तो वो आपको प्रीमेबल के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि जो हमारा प्रीमेबल जो है स्टार्टिंग में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन के दे रखा है, उसमें सबसे पहले तो ये बात है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, कि भारत के लोगों के लिए वहाँ पे क्या क्या है। फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ठीक है, डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स, कि सभी लोग, सभी नागरिक जो हैं वो इक्वल होंगे, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, सभी लोग इक्वल हैं, फ्री हैं, सबको न्याय मिलेगा। ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 3 में। अभी जो यूनिट 4 है हमारी, वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और इससे ठीक जो नेक्स्ट यूनिट होगी हमारी, वो है डीपीएसपी से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो, इसमें थोड़ा सा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर समझ लो। फंडामेंटल जो राइट है ना, वो हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, और डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक ये बात आप जरूर ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फंडामेंटल राइट किस में है? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी किस में है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, डीपीएसपी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नहीं, वो हम 5th अगली यूनिट में अपनी में करेंगे। जस्ट अभी एक थोड़ा डिफरेंस के लिए समझ गए कि फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में है, डीपीएसपी पार्ट 4 में। दूसरा जो डिफरेंस है वो है कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो जस्टिसेबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फंडामेंटल राइट का अगर वोलेशन होता है तो हम डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, और कोर्ट हमारी वहाँ पे रक्षा करेगा। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट को एक अधिकार दिए गए हैं। बट डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो वो नॉन जस्टिसेबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर कोई राज्य सरकार फॉलो नहीं करती है तो हम कोर्ट में वहाँ पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में आपको 3 अंतर मैंने बताए। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी पार्ट 4 में है। फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है, मीन्स अगर इसका वॉयलेशन होता है तो हम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, बट डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है। एक और थोड़ा सा यहीं पे आप समझना होता, आप ऐसे भी कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट वो चीज़ें हैं जो आपको, मीन्स कोई भी सरकार है जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, या लोगों को है, वो अधिकार मिले ही मिले हैं, मीन्स 100% वो अधिकार मिले हुए हैं। नो डाउट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी हैं, लेकिन उनको एक बार अगर हम हटा दें तो फंडामेंटल जो राइट हैं वो हर एक नागरिक को हमारे संविधान ने दिए हैं, और उनकी रक्षा करना हर एक सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका मतलब फंडामेंटल राइट थोड़े ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन डीपीएसपी जो है वो सिर्फ राज्यों को निर्देश देता है उसमें। तो डीपीएसपी में सिर्फ ये बताया गया है कि एक जो राज्य है, जो राज्य सरकारें हैं या गवर्नमेंट है, उसको क्या क्या करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में भी 2 तरीके के रूल ले लो। एक तो हमारे घर में स्पेशल कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन हो कि तुम रात को कहीं बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, ये मान लो एक बिल्कुल स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन ये की गई है कि रात को बाहर नहीं जाओगे, ये ठीक है। दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी कही गई हैं कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तो चाहिए चाहिए मीन शुड, है ना, वो आपके ऊपर छोड़ दिया। तो इन द सेम वे डीपीएसपी जो है वो शुड की सेंस में निकलता है, कि वो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि राज्यों को ऐसा ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है, अब राज्य करते हैं नहीं करते हैं वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपको अंतर समझ आ गया होगा। तो हमारा जो इसमें जो फोकस है वो है अपना फंडामेंटल राइट पे। तो पहले हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि फंडामेंटल राइट जो हैं ये कब स्टार्ट हुए। तो जो नोशन ऑफ राइट्स, धारणा, नोशन का मतलब होता है धारणा। तो जो ये राइट्स हैं इनकी जो धारणा है वो हमें कब दिखाई देती है? वो दिखाई देती है 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो 19th सेंचुरी मतलब कि अगर हम बात करें लेट 19th सेंचुरी, मतलब 1870-80 के आसपास अगर हम बात करें, वहाँ पे फंडामेंटल जो राइट का जो कॉन्सेप्ट है उसकी स्टार्टिंग होती है इंडिया में। ठीक है, और इसमें एक रेफरेंस के रूप में आप ध्यान रखें, ऑस्टिन नाम के एक बंदे थे,
इन्होंने क्या ओपिनियन दिया है, इन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट जो हैं वॉज इम्प्लिक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। ये आप ध्यान रखें, एमसीक्यू में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1885 में। तो 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई, तो उसी दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्सेप्ट भी इमर्ज्ड हुआ। ठीक है, मीन्स या इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसने अपना एक अपनी जो फॉर्मेशन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन हुई, उसमें इन फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना, तो उसी दौरान जो हम उस समय इनके लीडर थे, इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे, वो चाहते थे कि हम इंडियंस को भी कुछ राइट मिलें जो ब्रिटिशर को हैं। जैसे ब्रिटिश जो थे उनको स्पेशल राइट थे, ठीक है, कहीं पे भी जा सकते थे, कहीं पे भी घूम सकते थे, इस तरीके से। लेकिन हमारे इंडियंस को राइट नहीं थे, क्लब में एंट्री नहीं थी। ठीक है, जैसे आपने पुरानी मूवी, एक मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें जैसे लिखा हुआ था, अमिताभ की कोई मूवी है कि डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो वो क्या है, ब्रिटिश के दौरान हमारे साथ भेदभाव होता था, तो वो भेदभाव को मिटाने के लिए स्टार्टिंग हुई है, मीन्स डिमांड की इंडियंस लीडर्स ने। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड हुआ। तो कब हुआ वो, 1885 में। दूसरा, फिर अगर हम बात करें कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उसके अगर कुछ ही टाइम बाद, मीन्स 10 साल बाद देखें, तो कुछ जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, ये क्या है, तो देखो ब्रिटिश भी क्या चाहते थे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो भी कुछ चेंजेस करते थे। आपको पता है यूरोपियन लोग जो हैं वो राइटिंग पार्ट में उनका काफ़ी एक महारत है, और मीन्स चीज़ों को बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलते हैं। तो 1895 में एक डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुआ जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। तो उस डॉक्यूमेंट में भी कुछ राइट्स जो हैं वो देने की बात की गई इंडियंस को, जिसमें कि जैसे फ्री स्टेट एजुकेशंस की, जो ब्रिटिशर हैं वो एजुकेशंस को स्टार्टिंग लेवल पे फ्री करेंगे। ठीक है, और अगर किसी को जेल होती है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मीन्स जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है जो कानून के तहत लीगली जो अथॉरिटी होती हैं, जैसे पुलिस और प्रॉपर जो एक गवर्नमेंट जो बॉडीज़ होती हैं, वही सिर्फ किसी को जेल में डाल सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, कुछ फ्रीडम, पूरी स्पीच तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल में की गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाद में धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेम 1919 और 1917 में भी कुछ रिजोल्यूशन ये लेके आए कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, तो इनकी डिमांड इन्होंने की इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने। इसके अलावा वेरियस कमेटीज़ बनी, जिसमें द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल एक डॉक्यूमेंट हो गया। फिर 1925 में ये एनी बेसेंट ने ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल है इसको ड्राफ्ट किया था, तो इसमें भी कुछ राइट्स की बात की गई। नेहरू रिपोर्ट 1928, सपुरा रिपोर्ट 1945, इसके अलावा वेरियस कमेटी और सब कमेटी भी बनी जिन्होंने कुछ इंडियंस के अधिकारों की बात की गई। अब देखो आपको लिखना कैसे है, मैं वो बता रहा हूँ। जैसे अब बैकग्राउंड में जब आप लिखेंगे, सबसे पहले तो आप वही लिखें कि जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और फंडामेंटल राइट जो है अगर वो वॉयलेट होता है तो हम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। ये 2 लाइन हुई। फिर आप बैकग्राउंड थोड़ा सा डाल के फिर आप लिखें कि जो ऑस्टिन है उन्होंने माना कि 1885 में इंडियन जब नेशनल कांग्रेस बनी, तो उस दौरान जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये सबसे पहले इमर्ज्ड हुए, और जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने डिमांड की कि इंडियंस को भी कुछ राइट जो है प्रिविलेज्ड वो मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर 1895 में क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल डॉक्यूमेंट जब आता है तो उसमें भी कुछ अधिकारों की बात की गई थी। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे धीरे धीरे जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने जब भी कोई मौका मिला, कोई उनकी प्रेजेंटेशन थी, या जब भी वो अपने ब्रिटिशर के सामने अपनी कोई बात रखते थे, तो उन्होंने हमेशा से ही इंडियंस के अधिकारों की बात की। और इसके अलावा वेरियस बिल और कमेटी और रिपोर्ट्स भी बनी है जिन्होंने धीरे धीरे इंडियंस को के जो अधिकार हैं उनके फेवर में बात की। तो उसमें कुछ आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ठीक है, ये 1925 में ड्राफ्ट किया गया था। फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, सप्रू रिपोर्ट 1945 में। और ये जो जितनी भी रिपोर्ट और कमेटी हैं इसी को अब हम अच्छे से देखेंगे,
मीन्स यहाँ से ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 के बाद जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे इस चैप्टर के सिलेबस में हैं भी, बस उससे पहले मैंने आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड बता दिया। तो अब चलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925। इसमें क्या था, ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल नाम का जो डॉक्यूमेंट है, ये 7 फंडामेंटल राइट के इन्होंने डिमांड की ब्रिटिशर के आगे। उसमें कौन कौन से थे? 7 फंडामेंटल राइट। इंडिविजुअल लिबर्टी, कि हर एक को फ्रीडम मिले। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मीन्स अपनी अवचेतना, जो इंसान फील करता है, जो महसूस करता है, तो वो सोच सके, उसके ऊपर विचार रख सके। तो इन द सेंस ये कहीं ना कहीं आपकी खुद की चेतना से रिलेटेड है। तो इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, बोलने की आज़ादी, फ्री असेंबली, असेंबल होने की आज़ादी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मीन्स कोई काला गोरा अमीर गरीब ना हो कि सभी लोग इक्वल हों, और फ्री एजुकेशन, और इक्वल राइट, किन जगहों पे जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, रोड हैं, कहीं पे भी उन सभी पे अधिकार आपको मिले। तो ये कुछ 7 अधिकारों की बात की गई थी द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल में, जो कब पब्लिश्ड हुआ था ये बिल 1925 में। तो ये आपको समझ आ गया। आगे है नेहरू रिपोर्ट 1928 में। इसमें क्या है, ध्यान रखना, कई लोग ना मैंने अक्सर देखा है कि नेहरू रिपोर्ट समझते ही सोचते हैं जवाहरलाल नेहरू, लेकिन नहीं, नेहरू भाई एक ही नेहरू थोड़े नो है। तो ध्यान रखना ये मोतीलाल नेहरू थे। ये जो कमेटी थी जिसको नेहरू रिपोर्ट 1928 बोला गया है, इस कमेटी के जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो थे मोतीलाल नेहरू, और इसीलिए नेहरू कमेटी इनके मोतीलाल नेहरू के नाम पे पड़ी है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या था, देखो अभी हमने जो देखा ना कि 1925 में जो ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया, उसके ठीक 2 साल बाद क्या हुआ, साइमन कमीशन इंडिया में विजिट किया था। और जो साइमन कमीशन जब इंडिया आया तो उसने वो यहाँ पे कुछ रिफॉर्म करना चाहता था इंडिया में, ठीक है ना। तो ये बैकग्राउंड आपको क्लियर हुआ। फिर से बोल रहा हूँ, 1925 कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, उसके 2 साल बाद साइमन कमीशन इंडिया में आता है। और साइमन कमीशन जो है उसका काम क्या था कि इंडिया जो है उसको उसके अंदर कुछ क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं, मींस इंडियन को और क्या क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये सब चीज़ों के से रिलेटेड साइमन कमीशन इंडिया आया था। तो साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में ही, लेकिन ध्यान रखना साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगे थे, ये इसमें नहीं है, मैं जस्ट आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड आपको क्लियर हो जाए। साइमन कमीशन गो बैक ये हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, इसके नारे लगे थे। और ऐसा क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने यही कहा कि हमारा कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव तो इस कमीशन में है ही नहीं, और ये कमीशन कहता है कि हम इंडियंस को कुछ अधिकार, कुछ उनके अच्छे के लिए काम करना चाहते हैं। तो इंडियन लीडर्स ने यही कहा कि ये तो दोगलापन है आपका। अगर आप इंडिया को लेके, इंडियन पीपल को लेके सच में सीरियस होते, अगर आप यहाँ के लोगों के अच्छे के लिए काम करने का सोचते, तो आप इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को भी तो रखते हैं ना उस कमीशन में। तो इस तरीके से साइमन कमीशन को विरोध यहाँ पे किया गया था इंडिया में, ठीक है। तो वही हुआ कि साइमन कमीशन का जब रिस्पॉन्स हमने दिया, मीन्स हमने विरोध जब किया, तो उसके बाद जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है। तो उन्होंने कमेटी बनाई जिसमें कौन थे, 43rd एनुअल सेशन, याद रखना 43rd मीन्स, देखो होता क्या था, कहीं ना कहीं बीच बीच में साल में ये मीटिंग करते रहते थे कांग्रेस वाले, ठीक है। और यहाँ जब भी मैं कांग्रेस बोलता हूँ तो आज की आप कांग्रेस ना समझें, ठीक है। उस कांग्रेस में तो वो तो एक मेल्टिंग पॉट की तरह था, जिसमें सारे ही जो लीडर्स थे वो भी अलग अलग विचारधाराओं के, वो हमारे, उनका एक ही गोल था, वो था भारत को आज़ादी दिलाना, ठीक है। तो ये कांग्रेस उस रूप में भी आप ध्यान रखें कि कांग्रेस ने क्या किया, उनके बीच बीच में एनुअल सेशन होते रहते थे अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे वो मीटिंग करते थे और देखते थे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से ब्रिटिशर से हमें लड़ना चाहिए। तो उन्हीं एनुअल सेशंस में ही अगर हम बात करें तो कौन से नंबर का एनुअल सेशन था, तो 43rd, ठीक है ना, 43rd एनुअल सेशन हुआ था, कहाँ पे, मद्रास में। तो उस 43rd एनुअल सेशन जो मद्रास में हुआ, वहाँ पे एक प्रपोजल रखा गया कि ए स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इसका मीन्स कि इंडिया जो है, और स्वराज का मतलब ही क्या है, स्वराज का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे ना, वो हमें हमारे इंडियंस के द्वारा बना हुआ होगा, ना कि ब्रिटिशर के द्वारा। एक्चुअली में ब्रिटिशर चाहते थे कि जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए भी ना, उसमें हमसे पूछे, हमारी सहायता ले, लेकिन नहीं,
हमने क्या किया, साइमन कमीशन का विरोध किया, और हमने जो ये मद्रास सेशन का जो एनुअल सेशन हुआ 43rd, उसमें स्पेशली इस चीज़ पे पॉइंट आउट किया कि नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो स्वराज बेस्ड होगा। तो ध्यान रखें, ये स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है। तो उसको लेके ही कमेटी जो बनाई गई थी, उसी को, उसके चेयरपर्सन थे मोतीलाल नेहरू, और इस रिपोर्ट में स्पेशली फंडामेंटल जो राइट हैं उनको सिक्योर करने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि ये जो स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम का जो डॉक्यूमेंट के ऊपर जब चर्चा हुई, तो उसमें स्पेशली हमारा जो जोर था, वो किस पे जोर था, वो था फंडामेंटल राइट पे, ठीक है। और इसके अलावा इसी रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में अगर हम बात करें कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन करने की भी बात की गई थी, ठीक है। फिर हुआ कि 1931 में कराची में एक रिजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। इस कराची रिजोल्यूशन में भी स्पेशली इस चीज़ पे जोर दिया गया कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम हो, और किसी भी तरीके का जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो शोषण हो रहा है लोगों का, वो ख़त्म होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये नेहरू रिपोर्ट 1928, इसी में ही आपको 3 चीज़ें पॉइंट आउट करनी है। साइमन कमीशन का विरोध, 43rd एनुअल सेशन मद्रास में जो हुआ वहाँ पे इस स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रपोजल, फिर मोतीलाल नेहरू की जो कमेटी है उसमें फंडामेंटल राइट पे जोर, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन करने की बात की गई, और 3 साल बाद 1931 में कराची में जो एक सेशन हुआ, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया कि हमारे यहाँ जो भी एक्सप्लॉइटेशन ब्रिटिशर ने किया है कलर के आधार पे, काले गोरे के हिसाब से, और वैसे भी समाज में जो भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है वो सब ख़त्म होना चाहिए और लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये है नेहरू रिपोर्ट 1928 में। फिर है साप्रू रिपोर्ट 1945। इसमें क्या है, तो जो ये रिपोर्ट है ये बनाई गई थी स्पेशल कि जो फ्यूचर है, इंडिया का जो फ्यूचर है उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा, उसको लेके ये रिपोर्ट बनाई गई थी, सापुर रिपोर्ट 1945 में। इस कमेटी में 30 मेंबर थे, 30 मेंबर थे, और इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे तेज बहादुर साप्रू, ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम पे ये साप्रू रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट का, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक ही काम था कि भाई हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, क्योंकि देखो 1945 की बात है और 1946 में तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, तो उससे पहले इस साप्रू रिपोर्ट ने अपनी एक पूरी, एक कह सकते हो एक डिज़ाइन प्रॉपर तैयार करके दे दिया असेंबली को कि हम ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साप्रू रिपोर्ट 1945। इसमें भी 2 सजेशन दिए गए थे राइट से रिलेटेड। एक तो यही कि जो राइट्स हैं वो जस्टिसेबल हों। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर फंडामेंटल राइट को कोई वॉयलेट करता है तो कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करे, इसकी बात की गई थी। और दूसरे, इसके अलावा उन्होंने माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की भी स्पेशल बात की गई। तो इस रिपोर्ट में 2 चीज़ों पे खास जोर था कि जो अधिकारों की रक्षा है वो कोर्ट करे, और दूसरा जो माइनॉरिटी है उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर इसके बाद हमारी आती है सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट। अब ये क्या है, तो इसमें देखो, अगर हम बात करें जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर देती है 1946 में, ठीक है, तो उसमें भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके अंदर भी वेरियस कमेटी और सब कमेटी बनाई गई थी। तो उसमें एक कमेटी जो थी जो स्पेशल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड थी, और माइनॉरिटी के जो राइट हैं जैसे SC ST की राइट, उन अधिकारों से रिलेटेड एक कमेटी थी जिसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में अलग अलग वेरियस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी। और ये कमेटी जब भी आपको सुनाई देना, इसका मतलब सिंपल ये है कि जैसे कई बार देखो क्या होता है, अभी भी ले लो, हमारे इंडियन पार्लियामेंट में कई बार कानून जब बनता है, कोई हम लॉ बनाते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारी अच्छे से डिबेट हो नहीं पाती। उसका कारण है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अब कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, तो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो मेडिकल के जानकार थोड़ी ना है। तो ऐसे जो इश्यू होते हैं जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आगे पेचीदे होते हैं, मीन्स ज़्यादा उनको जानकारी नहीं होती, तो हम थोड़ा सा कमेटी को सौंप देते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कमेटी जो है वो अपनी फिर रिपोर्ट देती है और उसके बाद फिर डिबेट स्टार्ट होती है,
ताकि चीज़ें ईजीली हो जाएं, ठीक है ना, और उससे पार्लियामेंट का समय भी बचे। इन द सेम वे जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब बनाई गई थी, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो उस दौरान भी बहुत सारी कमेटी और सब कमेटी बनाई गई थी। तो एक कमेटी जो थी वो स्पेशल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड थी, और जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे, मीन्स उसके चेयरपर्सन थे। और उस जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो कमेटी थी, उसमें सब कमेटी, मतलब उसके अंदर भी एक और कमेटी, इसी का मतलब तो सब कमेटी हुआ ना, ठीक है। तो सब जो कमेटी थी, कमेटी के अंदर सब कमेटी बनाई गई, जिसको कौन लीड कर रहा था? जे बी कृपलानी। और ये जो सब कमेटी थी, ये स्पेशल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड थे। अब आप थोड़ा पजल मत होना, आप इसमें देखो, ध्यान से देखो। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बहुत सारी कमेटी थी, तो एक कमेटी थी जो थी, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके चेयरपर्सन थे, वो कमेटी बहुत सारे काम देख रही थी, मीन्स फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ राइट, ट्राइबल के क्या क्या राइट होंगे, तो उसको आप दायरा देखोगे थोड़ा बड़ा है। तो फिर हमने लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा दायरा हो गया, क्योंकि माइनॉरिटी भी इंडिया में बहुत हैं, ठीक, फंडामेंटल राइट भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें क्या किया गया, इस पूरी एरिया में से ये जो फंडामेंटल राइट वाला है, इसको स्पेशल अलग निकाल दिया गया, तब बनी वो सब कमेटी। और उस सब कमेटी को स्पेशली काम यही दिया गया कि सिर्फ आप फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसी पे रिसर्च करें, और कैसे हम इंडिया के लोगों को ये अधिकार दे सकते हैं, इस पे तुम विचार विमर्श करो। तो उस सब कमेटी के जो हेड थे वो थे जे.बी. कृपलानी, ठीक है। इसके अलावा दो वुमेन भी, जैसे अमृत कौर और हंसा मेहता, ये भी कुछ वुमेन थी उस कमेटी में। और तो ये ध्यान रखना, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट। और फिर ये जो सब कमेटी जो बनाई गई थी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, जिसको हेड कर रहे हैं जे.बी. कृपलानी, इन्हीं की सजेशंस, इन्हीं के जो भी बातें थी, वो सारी फिर हमने अपनाई भी, किसमें? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है? तो आप प्लीज़ ध्यान रखें, पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 आते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 12 से 35 ये सारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी जस्ट यहाँ पे मैं एक आपको थोड़ा सा ये बताने के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये जे.बी. कृपलानी के हेडेड या की जो कमेटी, सब कमेटी जो थी फंडामेंटल राइट को जो देख रहे थे वो, तो उन्हीं के सारे सजेशंस को हमने फिर मान लिया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेकर्स ने, और हमने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक बिल्कुल अलग से चैप्टर बनाया, जिसका नाम है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसमें आर्टिकल 12 से 35 दिए गए हैं, जो सारे के सारे फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड हैं। तो ये सारे बैकग्राउंड मैंने आपको बताए, ठीक है। अब चलते हैं साइलेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट, कि जो फंडामेंटल राइट हैं हमें मिले हुए हैं, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर क्या हैं। सबसे पहले, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, मीन्स आप पीएम हो, सीएम हो, आप गरीब हो, आप कोई भी हो, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नज़रों में सभी लोग इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये अंदर की चीज़ें आप थोड़ा देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है, बस आप मेन चीज़ समझो कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये हुआ एक इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा है माइनॉरिटी आर अलाउड टू प्रोटेक्ट, कि जो माइनॉरिटी है उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनकी लैंग्वेज, उनके स्क्रिप्ट, उनके कल्चर। हमारे यहाँ तभी तो देखो ना, भिन्न धर्म के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, ठीक है, विभिन्न हमारे यहाँ पहनावे, वेशभूषा, बोलियाँ, तो उन सब को प्रोटेक्शन भी मिली हुई है, और वो अपनी अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपने रिलीजन को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और बढ़ावा भी दे सकते हैं। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फीचर हुआ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। आगे तो आर्टिकल वैसे अच्छे से हम देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा आपको इस माइनॉरिटी वाले में ही देखना हो, तो 17 आर्टिकल जो है वो अनटचेबिलिटी को की ख़त्म करने की बात करता है। आर्टिकल 15 क्लोज 2 जो है वो कहता है कि कोई भी जो सिटीज़न है उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, मीन्स वो किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे जा सकता है। और आर्टिकल जो 23 है वो फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट में है, मीन्स आप किसी को ज़बरदस्ती मजदूर नहीं बना सकते। फिर बोल रहा हूँ, ये आर्टिकल हम आगे देखेंगे, जस्ट अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि माइनॉरिटी जो है उसके प्रोटेक्शन, उसके अधिकारों की बात की गई, और हम अपनी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, इन सब को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फीचर हुआ हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही। तीसरा जो है वो है कि अगर
कोई भी हमारा सिटीजन का फंडामेंटल राइट जो है वोलेट होता है तो हम मूव कर सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। इसका मतलब जैसे कोई कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रिव्यू कर सकती है। रिव्यू का मतलब ये होता है एक तरीके से, देखो हालांकि पार्लियामेंट का अलग काम है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव जो कानून बनते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की बॉडी है, और जुडिशरी आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ना। तीनों अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और यही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर भी हैं। लेकिन मेन चीज़ अब ये है कि अगर पार्लियामेंट कई बार कुछ ऐसे कानून बनाती है जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं और मान लो उनमें बहुत ज़्यादा विवाद हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है या जुडिशरी रिव्यू कर सकती है कि जो कानून बनाया गया है वो प्रॉपर सही है या नहीं। एक और चीज़, अगर इससे पहले आपने जो चैप्टर सुना होगा प्रीमेबल वाला, उसमें हमने देखा था केशवानंद जो भारती केस था, उसमें स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी आप कानून में बदलाव कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। तो यहाँ पे ये जो जुडिशियल रिव्यू का मतलब ही ये है कि हमारे कोई भी जब कानून बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें ये देखेगी कि जो कानून बना है उसमें कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर छेड़छाड़ की गई होगी तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को वहीं पे ख़त्म करवा सकता है। ध्यान रखना, इतनी पावर है जुडिशरी के पास। ठीक है, तो ये है कि भाई एक तो फंडामेंटल राइट का अगर वोलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत हमें ये अधिकार दिए हुए हैं, और जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी है जुडिशरी इसको सुप्रीम कोर्ट को। आगे है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो नेचुरल और एज वेल एज लीगल भी हों। इसका मतलब क्या है? देखो, नेचुरल का मतलब ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल अब ह्यूमन है, भाई हर एक इंसान तो है ही ना, मीन्स उसकी अपनी एक गरिमा होगी, उसकी अपनी एक डिग्निटी होगी, तो हमें हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या इंसान को एटलीस्ट इंसान तो समझना ही चाहिए ना, मेरा कहने मतलब ये है। तो ये हुआ नेचुरल, भाई बाई बर्थ ही उसको ये राइट मिला हुआ है कि उसकी एक अपनी डिग्निटी है, तो ये नेचुरल राइट हुआ। और लीगल राइट मतलब, लीगल राइट का मतलब ये है जैसे किसी को अब वोटिंग का अधिकार है, असेंबली करने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, अपने हिसाब से रिलीजन चूज करने का अधिकार है, तो ये सारे लीगल राइट हुए। तो ये नेचुरल और लीगल राइट जो हैं वो दोनों में ही आते हैं फंडामेंटल राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बताए, साइलेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये आप अच्छे से इसको ध्यान रखें। और ये लास्ट वाला तो इसलिए मैंने बताया क्योंकि कई लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि फंडामेंटल राइट नेचुरल राइट है या लीगल, तो आप बोलना कि फंडामेंटल राइट दोनों हैं, मीन्स उनको आप नेचुरल राइट भी मान सकते हो और उनको लीगल राइट भी में भी आप रख सकते हो। आगे है फिर 6 फंडामेंटल राइट जो हैं। देखो पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना तो उस दौरान 7 फंडामेंटल राइट थे, आप ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में, उस 44th अमेंडमेंट में एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसको फिर डिलीट कर दिया गया। कब? 44th अमेंडमेंट करके 1978 में। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ, जब भी हम संविधान में कोई अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है ना, मीन्स उसमें कोई काट छाट करते हैं, कुछ ऐड करते हैं या कुछ डिलीट करते हैं, तो वो अमेंडमेंट के थ्रू ही हम कर सकते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट था, जो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना, ये 44th अमेंडमेंट था जो 1978 में हुआ था। तो पहले 7 फंडामेंटल राइट थे और अभी कितने हैं? अभी फिर 6 फंडामेंटल राइट हैं। तो उन 6 फंडामेंटल राइट में सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है पहला फंडामेंटल राइट, इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक आते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। देखो थोड़ा सा ये आर्टिकल और ये सब आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको 1-2 बार सुने लेक्चर को, और जो मैंने अंडरलाइन किया है ना वो आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन करें, और थोड़ा नोट्स अपने ज़रूर बनाएं, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जब आप बनाएंगे, चाहे बेशक से देख के ही बनाएं, लेकिन थोड़ा जब आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे ना और लेक्चर को फिर दोबारा सुनेंगे, आप देखना आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी जो है ये आर्टिकल 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। अब देख लेते हैं कि 14 से 18 में आर्टिकल क्या क्या कहते हैं। तो 14 जो आर्टिकल है वो कहता है कि ऑल आर इक्वल, मीन्स द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ।
कि जो राज्य है मीन्स गवर्नमेंट के बारे में आप कह सकते हो कि राज्य या गवर्नमेंट किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करेगा, मीन्स सभी लोग इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 14। आर्टिकल जो 15 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं होगा, मीन्स कोई अलग रिलीजन का है, कोई अलग रेस कास्ट या मेल है फीमेल है, तो इन सब के आधार पे किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये है आर्टिकल 15। इसके अलावा जैसे जो सरकारें हैं वो कई बार जैसे वुमेन के वेलफेयर के लिए, SC ST जो लोग हैं उनके लिए अगर फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशल प्रोविज़न करती है, जैसे मान लो मैंने कहा वुमेन की सीट को रिजर्व कर देना एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, SC ST सीट को रिजर्व कर देना, तो ध्यान रखना ये चीज़ें आर्टिकल 15 का वोलेशन नहीं है। आर्टिकल 15 का वोलेशन तो तब होगा जब आप किसी इंसान के साथ भेदभाव कर रहे हो। देखो ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार इंसान को ऐसे, कई लोग ऐसे लगता है कि आर्टिकल 15 ये कहता है कि भाई किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं होगा, मीन सभी लोग इक्वल होंगे। लेकिन इसमें एक तरीके से कंडीशन भी है कि अगर सरकार चाहे तो जो नीचे तबके के जो लोग हैं, चाहे वुमेन है या माइनॉरिटी हैं, तो उनको ऊपर उठाने के लिए उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन, उनके लिए कुछ स्पेशल रिफॉर्म कर सकती है। तो इसमें फिर जो दूसरे जो लोग हैं जैसे मेजोरिटी में हैं या जो अच्छी पोजीशन पे हैं, अपर कास्ट में हैं, तो वो फिर ये नहीं कह सकते जाके सुप्रीम कोर्ट में कि भैया आर्टिकल 15 के तहत हमारा वॉयलेशन हो रहा है, क्यों SC ST और वुमेन को स्पेशल उनको स्थान दिया जा रहा है। हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि आर्टिकल जो 15 है वो स्पेशली ये चीज़ कहता है कि नो डाउट आपके साथ किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल 15 ये भी कहता है कि अगर राज्य चाहे, गवर्नमेंट चाहे, तो महिलाओं के लिए SC ST वर्ग के लिए कुछ बेहतर करने के लिए वो कुछ प्रावधान कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 15। आर्टिकल जो 16 है वो हमें इक्वलिटी देता है, अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मीन्स हम अपने हिसाब से चाहें जो भी एम्प्लॉयमेंट, जो भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आर्टिकल 16। आर्टिकल जो 17 है वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में बात करता है, मीन्स हमारे यहाँ पे जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी जो पहले समय में थी, ब्राह्मणिकल जो वर्ण सिस्टम में जो था, क्षुद्र लोगों के साथ और जो उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, तो उस तरीके से अनटचेबिलिटी जो है वो हमारे यहाँ पे आज के दिन एक तरीके से क्राइम है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। आर्टिकल जो 18 है वो ये कहता है कि जो मिलिट्री और कुछ एकेडमिक आपको टाइटल मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री में आप मेजर हो, लेफ्टिनेंट हो, ब्रिगेडियर हो, ठीक है, जो भी आपकी रैंक है, आपको जो टाइटल मिलते हैं वो तो ठीक है क्योंकि वो आपकी बहादुरी से रिलेटेड है। जैसे या किसी को पद्मश्री, भारत रत्न, ये सब अवार्ड मिलते हैं, ये भी ठीक है क्योंकि ये अवार्ड आपके किसी बेहतर समाज में जो आपने काम किया उससे के कारण आपको ये टाइटल मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा अदर टाइटल आप कोई भी इंसान जो है वो अपने पास नहीं रखेगा। जैसे ये किससे रिलेटेड है? पहले क्या होता था, पहले लोग अपने आगे लगाते हैं जैसे महाराज, ठीक है, और सुल्तान, ठीक है, महाराजाओं के महाराज, तो इस तरीके से जो टाइटल थे वो सब जो है आर्टिकल 18 के तहत आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 18 हुआ। तो 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। तो 1 मिनट दोबारा लगेगी, मैं बता देता हूँ। 14 जो है उसमें सभी लोग इक्वल हैं आर्टिकल 14 के तहत। 15 के तहत जो राज्य है वो किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। हाँ, साथ में महिलाओं के लिए, SC ST वर्ग के लिए, उनके बेहतर के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न करना चाहे तो राज्य कर सकता है आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल जो 16 है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में है। और आर्टिकल 18 जो है वो है कि कोई भी टाइटल हम नहीं अपने साथ लगा सकते अपने नाम के आगे, ठीक है, छोड़ के मिलिट्री और कोई आपकी एकेडमिक अगर अचीवमेंट है उसको छोड़ करके। दूसरा फंडामेंटल राइट का जो हमारा वो है बॉक्स, वो है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से 22 तक हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन राइट टू फ्रीडम जो है 1922, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, मीन्स ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अभी एब्सोल्यूट राइट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार चाहे तो आर्टिकल 19 से 22 में हमारे अधिकारों को कुछ ओवर द कुछ सर्टेन सिचुएशंस में हमसे छीन भी सकती है। छीनना इन द सेंस कि एक मीन्स उनको साइड कर सकती है, ठीक है ना। तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है।
तो पहले हम खैर देख लेते हैं कि ये आर्टिकल 19 से जो 22 है उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है। जैसे आप एक छोटी सी देखो, पहले तो हम समझते हैं कि ये आर्टिकल 19 पे चलते हैं पहले अच्छे से, अब तब आपको क्लियर होगा। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, लेकिन आप इसी में है रिस्ट्रिक्शन देखो कि आप एक बात बताओ, क्या मिलिट्री के अगेंस्ट में या इंडिया की जो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू है, या जैसे हम चाइना हम जैसे हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसमें ये थोड़ी ना है कि हम कुछ भी बोल लेंगे और हम ऐसी कुछ चीज़ें बोलेंगे जिससे चाइना को फ़ायदा हो और इंडिया की जो सोवरेनिटी है, इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में आ जाए। तो ऐसा नहीं बोल सकते ना, ऐसा बोलेंगे तो हमारे ऊपर देशद्रोह का चार्ज लग जाएगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 में हमें दिया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। और रिस्ट्रिक्शन का मतलब ही यही है कि हम राज्य को या जो सिक्योरिटी देश के खतरा जो हो, देश की इंटीग्रिटी के सामने कोई क्वेश्चन उठे, या फिर हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, जैसे इजराइल इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, तो उस इजराइल के खिलाफ हम भला बुरा बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा है कि हमें आर्टिकल 19 के तहत ही हमें पीसफुली प्रोटेक्शन करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन अगर सोचो हम पब्लिक जो ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं या देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ठीक है, या हथियारों के साथ हम कहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये रिस्ट्रिक्शन हुई। तो हमें है, नो डाउट हमें आज़ादी है, फ्रीडम हमें है, लेकिन हमें जो फ्रीडम है वो पीसफुली असेंबल होने की फ्रीडम है। आगे है टू फॉर्म एसोसिएशन, हम अपने एसोसिएशन अपना यूनियन बना सकते हैं, ठीक है। और 2012 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी बात की गई सरकार ने 97 अमेंडमेंट करके। आपने सुना भी होगा कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं वो घर भी होते हैं ऐसे, जिनको सहकारी संगठन भी बोलते हैं, मीन्स मिल के लोग कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइप का एरिया या कोई काम कर सकते हैं, तो वो यूनियन जैसा ही है, एसोसिएशन की तरह ही वो लोग काम करते हैं। तो ये जो सारे जो दोस्तों मैंने बताया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फिर आगे है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, कहीं पे भी हम जा सकते हैं, ये सारे जो हैं ये आर्टिकल 19 का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये फिर से बोल रहा हूँ, राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से 22 की पूरी बात की गई है। तो 19 आर्टिकल 19 में क्या क्या है, तो ये सारे पॉइंट आर्टिकल 19 से रिलेटेड ही हैं। इसके अलावा वही किसी इंडिया के किसी भी एरिया में सेटल हो सकते हैं, कोई भी जो प्रोफेशन है उसको हम अडोप्ट कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये जो 6-7 पॉइंट हैं ये आर्टिकल 19 से रिलेटेड ही आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आगे, आर्टिकल 20, 21 और 22। ये जो तीनों आर्टिकल हैं ये फ्रीडम ऑफ पर्सन्स मीन्स इंसान की फ्रीडम से रिलेटेड ही हैं। और इसमें क्या है, जैसे आर्टिकल जो 21 है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी को जीने का अधिकार है डिग्निटी के साथ। तो आर्टिकल 21 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और आर्टिकल 21 में ही अगर हम बात करें अंदर सब क्लोज में जाएं, तो आर्टिकल 21A में ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को। ये जो है ये 2002 में अमेंडमेंट किया गया था, 86th अमेंडमेंट आया था जो इसको शामिल किया गया 21A में। ये ए कैपिटल का मतलब क्या है, अगर आप किसी को नहीं पता तो ये मैं बता देता हूँ। जैसे देखो अभी आर्टिकल 21 मैंने आपको बताया कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है, तो क्योंकि जीने का अधिकार, उस जीने के अधिकार में आप सोच के देखो, एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो उस जीने के अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर हमने एक अलग से क्लोज ऐड कर दिया, और वो किस नाम से किया, आर्टिकल 21A। तो ए का मतलब भी है कि 21 के फर्दर अंदर जाके हमने कुछ ऐड किया है, ठीक है। तो ये 86th अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, जिसके तहत आप ध्यान रखें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को। आर्टिकल जो 22 है वो जैसे कोई एग्जांपल, पुलिस हमें कई बार अरेस्ट कर लेती है, ठीक है ना, डिटेंट कर लेती है बिना किसी हमारे क्राइम के, तो उस केस में हमारे पास ये अधिकार है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये आर्टिकल 22 है।
तो ये आर्टिकल जो है हमने पूरे जो 19 से 22 देखे, ये राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में जो 23 आर्टिकल है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में है। मीन्स आप किसी इंसान को बेच खरीद नहीं सकते। जैसे आपने कई बार देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है, या लड़कियों को, महिलाओं की बोल ली, या उनको बेच दिया जाता है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि आर्टिकल 23 जो है ये यही कहता है कि किसी भी तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। और आर्टिकल जो 24 है वो कहता है कि जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनको फैक्ट्री, माइंस और हैजार्डियस मीन्स जो काफ़ी हानिकारक जो ऑक्यूपेशंस हैं, जहाँ पे खतरा हो सकता है, वहाँ पे उन ऑक्यूपेशंस में आप बच्चों को, 14 साल से कम बच्चों को नौकरी पे नहीं रखेंगे, अदरवाइज आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। आगे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके तहत हम जो चाहें अपना रिलीजन जो है उसको प्रैक्टिस की उसको फॉलो कर सकते हैं, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आर्टिकल 25 में हैं। फिर अगर हम बात करें उसी में ही आगे 27 और 28 जो आर्टिकल हैं, 27 में ये बोला गया है कि मान लो हमारी संस्था है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिख कम्युनिटी से है, तो वो गुरुद्वारा अपना चलाना चाहता है, और उसमें सिख जो गुरुद्वारा जो एस्टेब्लिश करेगा तो उनसे रिलेटेड टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो 27 क्या कहता है कि टैक्स हम नहीं लगा सकते, या राज्य जो हो टैक्स नहीं लगा सकता इन सब चीज़ों पे। 28 जो है वो इंस्टीट्यूशन, जो छोटे ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनको ये राइट दिया गया है कि स्टेट फंड्स जो हैं, ठीक है, उनको मीन्स जो माइनॉरिटी के जो राइट हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है उनको स्टेट भी अपना कुछ फंड जो हो प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। और तो ये है दोस्तों 27 28, या सिंपल हम बात करें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। तो सारे इसमें रटना नहीं है, बस आप इतना तो जरूरी ध्यान रखें कि जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25 से 28 तक हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में 23 से 24 तक हैं, और राइट टू फ्रीडम में 19 से 22 तक हैं, और कुछ कुछ चीज़ें तो आपको खैर ध्यान रखनी ही चाहिए जो कि ज़रूरी है। फिर है हमारा नेक्स्ट जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसमें आर्टिकल 29 और 30 आता है। 29 ये कहता है कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल भाषा के रूप में, ठीक है, और तो वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को वो प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं, और उसको बढ़ावा दे सकते हैं, और राज्य उसमें उनकी मदद भी करेगा आर्टिकल 29 के तहत। आर्टिकल जो 30 है वो सेम, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने रिलीजन और लैंग्वेज से रिलेटेड अपने इंस्टीट्यूशनल अगर वो सेटअप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कई बार, जैसे कुछ क्रिश्चियन स्कूल, ठीक है, या फिर सिख लोगों के भी स्कूल आपने देखे होंगे ज़रूर। ठीक है ना। तो ये जो कुछ स्कूल्स होते हैं, देखो ध्यान रखना, इसमें एडमिशन तो कोई भी ले सकता है, एक नॉर्मल पर्सन भी जाके जैसे जनरल कैटेगरी में है वो भी ले लेगा, लेकिन उनकी सीटें कम होंगी। ज़्यादा जो मैक्सिमम सीटें होंगी वो माइनॉरिटी लोगों से रिलेटेड ही होंगी। तो ये जो है मीन्स माइनॉरिटी जो ये वर्ग के लोग होते हैं या रिलीजन वाले, तो ये अपने जब कोई इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना हो तो वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30। नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 32 इसमें बोला गया है। इसका मतलब क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब ये एक तरीके से उपचार, कि हमारे जो ऊपर हमने जितने भी अधिकारों की अभी बात की, फंडामेंटल राइट्स की, उनमें से कोई भी अगर वोलेट होता है तो हमारे पास अधिकार है, हम उपचार के लिए कहाँ जा सकते हैं? हम उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारी वहाँ पे रक्षा करेगा आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है ना। तो यही आर्टिकल 33 ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि फंडामेंटल राइट की रक्षा करेगा कौन? कोर्ट। तो उसमें कुछ रेट्स हैं जो हमें या कुछ प्रावधान है जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो उसमें है जैसे हैबस कॉर्पस, ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, ठीक है, और सर्टियोरी,
तो ये कुछ प्रोविज़न है जो हम देखते हैं वन बाय वन करके। इसमें जो सबसे पहला जो है वो है हैबस कॉर्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। आपने अगर मूवी देखी हो जय भीम, और अगर नहीं देखे तो प्लीज़ आप देखना, ज़बरदस्त मूवी है, ठीक है। साउथ इंडियन मूवी है बस, बट हिंदी में भी उसको मतलब हिंदी भाषा में भी उसको पब्लिश किया गया था। तो जय भीम मूवी में क्या होता है, जैसे पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया कि जो निर्दोष जो लोग थे, ट्राइबल लोग, उनको जेलों में डाल दिया, ठीक है। तो ये तो खैर मूवी में ही है, वो मूवी तो मैंने आपको वैसे बताया, बिल्कुल आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। बट ओवरऑल आपने ज़रूर न्यूज़ में भी कभी ना कभी सुना होगा कि बिना किसी शक उसके आधार पे, मीन्स किसी का कोई क्राइम भी नहीं है इंसान का, लेकिन फिर भी उनको पकड़ के जेलों में ठूस दिया जाता है पुलिस के द्वारा। तो इलीगल जो डिटेंशन होती है ना, इलीगली अगर किसी को जेल में डाल देते हो, तो उस केस में ये हैबस कॉर्पस हम याचिका, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उस केस में मतलब हमारी रक्षा करेगा, और पुलिस को जो है या राज्य को निर्देश देगा कि आप उस पर्सन को तुरंत रिहा करें। तो ये है हैबस कॉर्पस, ठीक है। फिर है मैंडेमस। मैंडेमस में क्या होता है कि मैंडेमस में फॉर एग्जांपल कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके तहत मैंडेमस का मतलब ये होता है कमांड, कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है, किसको, अथॉरिटी को या पर्सन को, ठीक है, जो अपना काम नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा नहीं रहा है, ठीक है, और एक तरीके से हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो इसके तहत हम मैंडेमस रिट पिटीशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और उसके तहत वो निर्देश दे सकता है उन पुलिस वालों को कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। ये है मैंडेमस। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है कि कई बार लोअर जो कोर्ट है वो कुछ केस को अपने में उसको उसको उस पर जांच करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, या फिर सुनवाई स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो उसकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं था। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक एग्जांपल है कि आप कहीं पे गए, ठीक है, और आपसे कोई बाहर ही कोई गार्ड इंक्वायरी कर रहा है, और मान लो वो उसकी ज्यूरिडिक्शन में है ही नहीं, ठीक है ना, तो फिर ये इस तरीके से प्रोहिबिशन है। इसका मतलब जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट को ये कह सकता है कि भाई आपकी ज्यूरिडिक्शन में, मीन्स आपके अंडर में तो ये केस आना ही नहीं चाहिए था, आपके पास तो ये पावर ही नहीं है, मतलब इस पर्टिकुलर केस को डील करने की। तो उस केस में इट प्रोहिबिट्स का मतलब भी है कि जो लोअर कोर्ट जो भी केस की सुनवाई वहाँ पे चल रही है, तो उसको रोक सकता है, रुकवा सकता है सुप्रीम कोर्ट। यह है प्रोहिबिशन, ठीक है ना। और सर्टियोरी का मतलब क्या है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है, लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है मान लो, ठीक है, या फिर लोअर कोर्ट में कोई केस पे सुनवाई हुई, लेकिन बाद में उस केस में कुछ ऐसे इश्यूज जनरेट हुए जिससे कि तहत फंडामेंटल राइट जो हैं उसके हनन की बात दिखाई दी, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है उस केस को अपने पास ले सकता है, ठीक है ना। तो ये है आपका सर्टियोरी। और क्यो वारंटो जो है उसमें क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि मान लो कोई पुलिस में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन पुलिस की वर्दी पहन के और रोब झाड़ रहा है, तो उस केस में क्यो वारंटो में जो है ये कोर्ट कह सकता है आस्क ए पर्सन कि भाई विच अथॉरिटी इट इज इन ए पब्लिक ऑफिस क्रिएटेड, मीन्स तुम किस अथॉरिटी के तहत जो है ये सब काम कर रहे हो, मीन्स उससे क्वेश्चनिंग हो सकती है, और जब वो जवाब नहीं दे पाएगा तो आपको पता ही है फिर सजा तो होगी। तो ये है क्यो वारंटो, ठीक है। तो ये सारे आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 के तहत हम रिट पिटीशन जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट वेरियस तरीके से ऑर्डर दे सकता है, जिसमें हमने सारे देखे, हर्बा कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, ठीक है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में ही ये आएगा। तो ये दोस्तों हमारा पूरा जो है वो ऊपर सारे राइट हमने देखे, जो 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 थे लेकिन फिर एक को, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया, तो 6 फंडामेंटल राइट हैं, और ये 6 फंडामेंटल राइट हमने ऊपर अभी 1 बाय 1 डिस्कस किए। तो आर्टिकल 14 से 32 पूरा हमने डिस्कस किया फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अब आते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो याद करो पिछले केस में जो चैप्टर था प्रीमेबल, उसमें भी मैंने आपको बताया था, तो दोबारा उस चीज़ को मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ
केशवानंद भारती केस 1973 का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उस केस में क्या हुआ, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा कि कोई भी जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी, मीन्स नो डाउट पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है, और उसको वो अधिकार है भी भाई। लेकिन लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन एक ही है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ छेड़छाड़ पार्लियामेंट नहीं करेगी। अगर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ की गई तो फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू के तहत उस पर्टिकुलर जो कानून है उसको रद्द करवा सकती है। तो ये है केशवानंद भारती केस, और ये बेसिक चीज़ें आप इसमें देख लेंगे, ठीक है। और सेम अगर हम बात करें कि थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट चीज़, केशवानंद जब भारती केस आया ना, ध्यान रखना, उससे पहले एक और फेमस केस था जिसका नाम है गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1967 का केस था, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हुआ, कोर्ट ने क्या किया था, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, ठीक है ना, कि जो पार्लियामेंट है वो कुछ जगहों पे जो फंडामेंटल राइट है उसको चाहे तो उससे रिलेटेड मीन्स वोलेशन कर सकती है, ठीक है। लेकिन केशवानंद जो भारती केस है उसमें तो बिल्कुल इस चीज़ पे स्पेशली जोर दे दिया कि नहीं, आप जो भी करिए, आप अमेंडमेंट करिए, आप संविधान में चेंजेस करिए, लेकिन आप बेसिक जो स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये एक और भी चीज़ आप ध्यान रखें कि ये केशवानंद भारती केस जो है ये एक्चुअल में आया क्यों था, क्योंकि ध्यान रखना उस दौरान हो क्या रहा था ना, इंदिरा गांधी और एमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई उसी दौरान की बात है कि ये जो पॉलिटिशियन है, मीन्स पार्लियामेंट है, वो मनमानी कर रही थी, ठीक है। ऐसे ऐसे वो कानून बना रहे थे जिसके तहत लोगों के जो अधिकार हैं, ठीक है, वो वॉयलेट हो रहे थे, लोगों के फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहे थे। तो उसके बाद जुडिशरी को लगा कि भाई ऐसे तो बहुत गलत हो जाएगा, ये तो फिर पार्लियामेंट तो है वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप बन जाएगी, कुछ भी करेगी। तो उसी उसकी पार्लियामेंट की इस डिक्टेटरशिप, तानाशाही जो उनका रवैया था, उसको रोकने के लिए ही जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि आप कुछ भी करिए, आप चेंज करिए कॉन्स्टिट्यूशन में, आप नए कानून लाइए, कुछ चीज़ों का आप हटाइए, लेकिन हर कानून जब आप बनाएंगे तो उसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक डॉक्ट्राइन क्या है, प्रीमेबल, आप ये ध्यान रखें, ठीक है। प्रीमेबल जो है, इससे पहले जो यूनिट 3 थी, तो उस प्रीमेबल में जो बातें हमने पढ़ी, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, फर्टर्निटी, इंटीग्रिटी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। मीन्स अगर ये इन चीज़ों में से किसी चीज़ पे भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे, तो फिर इसका मतलब आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और उस केस में उस पर्टिकुलर कानून को, लॉ को, जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो नल एंड वॉइड कर सकता है। नल एंड वॉइड का मतलब ये होता है ख़त्म, रद्द कर सकता है। तो ये है दोस्तों हमारा पूरा चैप्टर। और लास्ट में बस छोटा सा एक रिस्ट्रिक्शन और है जो हमने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड देखी थी, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि रिस्ट्रिक्शन यही है, बस कोई भी आप ऐसा काम ना करें जिससे कि देश की सिक्योरिटी जो है उसके सामने खतरा पैदा हो, ठीक है। और दूसरा, जो हमारे आर्टिकल 33 के तहत पुलिस फोर्स के जो जैसे सिपाही होते हैं, आर्मी के जवान होते हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। तो उस विशेष अधिकार के दौरान अगर हमारा कुछ फंडामेंटल राइट वोलेट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में भी मीन्स एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी चीज़ ले लो कि अब आर्मी है, आर्मी आपको पता ही है भाई उसका मेन काम क्या है, देश की सिक्योरिटी की रक्षा करना, लेकिन हम आर्मी जो पर्सन है उनके सामने ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन्हीं को भला बुरा बोल रहे हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है ना। तो फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ये है पूरा चैप्टर हमारा दोस्तों, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो जब भी ये पूरा आंसर आप लिखेंगे तो नो डाउट फंडामेंटल राइट तो आप लिखें ही, 6 फंडामेंटल राइट, बाकी केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट है वो भी लिखें, कुछ रिस्ट्रिक्शन लिखें, और पूरा जो हमने उससे पहले जो वेरियस रिपोर्ट कमेटीज़ जो देखी वो सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखें। खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें, और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।